हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा पीडिया में। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के हिंदी और जीके जीएस के 40 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को हमने यहाँ पे लिया है। तो इन 40 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको बता दें, इन 40 प्रश्नों को हमने विथ डिटेल के साथ लिया हुआ है। तो पहले 20 प्रश्न हम हिंदी के देखने वाले हैं और इसके बाद 20 प्रश्न हम देखेंगे किसके, आपके जीके जीएस के। ठीक है, तो चलिए वीडियो सेशन को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा। बताइए, धीवर का जो पर्यायवाची होता है बच्चों वो क्या होता है? तो धीवर का पर्यायवाची मदन होता है, देवराज होता है, सुरेश होता है या केवट होता है? तो ध्यान रखना, जो मदन है बच्चों ये किसका पर्यायवाची है? ये आपका कामदेव का पर्यायवाची है। किसका? कामदेव का पर्यायवाची है मदन। ठीक है, अगर हम देवराज और सुरेश की बात कर लें तो ये दोनों किसके पर्यायवाची हैं? ये इंद्र की पर्यायवाची हैं। किसके? इंद्र की पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगर केवट की बात कर लें तो ये धीवर का पर्यायवाची है। अब केवट की और क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं अगर हम देख लें तो केवट के मल्लाह, खेवट, माझी और धीवर और नाविक, ये चार क्या हैं? ये आपके केवट के पर्यायवाची हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। आशा का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? उदास, दुख, निराशा, हताशा। तो आशा का जो विपरीतार्थक शब्द होता है बच्चों वो क्या हो जाता है आपका? ये होता है आपका निराशा। ठीक है, बात आई है इसकी, आशा की निराशा हो जाता है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे सी के साथ। अब बात करेंगे अगर उदास, दुख और हताश की, तो उदास का क्या हो जाता है? प्रफुल्ल हो जाता है। दुख का क्या हो जाता है? सुख हो जाता है। हताशा का क्या हो जाता है? आशावान हो जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, हाल फिलहाल के जो आपके सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं विलोम शब्द, अगर हम देख लिया, रिवीजन भी कर लें जो पूछे जा सकते हैं, तो निजी का क्या होता है? सार्वजनिक होता है। नगद का उधार, नियमित का अनियमित हो जाता है, निश्चित का अनिश्चित हो जाता है, निरक्षर का साक्षर हो जाता है, साक्षर, अनूतन का पुरातन, निंदा का स्तुति, निर्दोष का दोष। दोस्तों आपको बता दें, अगर इस क्लास की पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम या हमें व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। वहाँ से इसकी आपको जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो ग्रुप है परीक्षा पीडीएफ, उस पर ये पीडीएफ अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। जहर का घूंट पीना का मुहावरा क्या होगा? अपमान को चुपचाप सह लेना, पूरी क्षमता के साथ काम करना, छोटी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना या अति सावधानी बरतना। तो जहर का घूंट पीना दोस्तों, हमने अपने गांव में सुना होगा लल्ला कि हमने तो बहुत से जहर के घूंट पी लिए, हम भी कहना जानते हैं। लेकिन यानी अपमान को चुपचाप सह लेना, आपने कहा, उसने आपको बोला, आपने कुछ बोला नहीं, आपको अपमानित किया, होता है ना, तो अपमान को चुपचाप सह लेना यानी जहर का घूंट पीना मुहावरा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अब बच्चों आप कहेंगे कि पूरी क्षमता के साथ काम करने वाला या छोटी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना, इसका क्या हो जाता है? तो हम देख लेते हैं और कुछ इसके साथ साथ मुहावरे। तो जी जान से काम करना यानी पूरी क्षमता के साथ काम करना है, पूरी मेहनत के साथ काम करना। तिल का ताड़ बनाना, छोटी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना, किसी भी छोटी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना, उसका क्या होता है? तिल का ताड़ बनाना। पत्थर की लकीर, पक्की बात कहना। पेट में दाढ़ी होना, छोटी आयु में बुद्धिमान होना। फूंक फूंक कर पाँव रखना, अति सावधानी बरतना। आई बात समझ में? एक प्रश्न के साथ साथ हम बच्चों ध्यान रखना, हम 3 से 4 उससे रिलेटेड चीज़ें आपको बताने वाले हैं हर एक प्रश्न में। ठीक, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के। निम्नलिखित विकल्पों में से उत्कर्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो रसाल, रसाल किसका है? गन्ना का है, ध्यान रखना, ये होगा नहीं। ठीक है, रसाल किसका है? गन्ना का है। ठीक है, निर्वाण, निर्वाण यानी क्या होता है निर्वाण का भैया? मुक्ति, मोक्ष कह सकते हैं। ये किसका है? निस्तार। ये उद्धार, ये किसका पर्यायवाची है? उद्धार का। ठीक है, ये आपका हो गए, होगा नहीं। बात कर लेते हैं व्यवसाय का। उद्यम, धंधा, श्रम, ये सब क्या है? ये व्यवसाय के हैं। अभ्युदय की बात करें तो ये उत्कर्ष का पर्यायवाची है। उत्थान, ठीक है, उत्क्रमण, उन्नति, ये सब किसकी पर्यायवाची हैं? उत्कर्ष के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, उत्कर्ष का उन्नति, उत्थान, उत्क्रमण, ईख का रसाल, ऊख, रसद, गन्ना। ठीक है, उद्धार का निर्वाण, मुक्ति, मोक्ष, निस्तार, उद्यम का व्यवसाय, धंधा, श्रम। ठीक है, ये सब क्या है? आपके इसके पर्यायवाची हैं।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांडव शब्द में से कौन प्रत्यय लगा हुआ है? पांडव शब्द जो है इसमें प्रत्यय क्या है? अब है, अ है, व है, या इनमें से कोई नहीं। तो पांडव शब्द क्या है? इसमें अप्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा? अप्रत्यय। किसी भी शब्द के अंत में, ध्यान रखना, किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर जो शब्द के अर्थ की विशेषता बताए या बदलाव हो जाए तो वह क्या होगा? आपका प्रत्यय होगा। ठीक है, प्रत्यय हमेशा ध्यान रखना, शब्द के अंत में लगने पर उसका अर्थ बदल दे या क्या हो जाए, उसकी विशेषता बता दे, तो वहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब जैसे पूछता है आपसे बच्चों एग्जाम में कि भुलक्कड़ में कौन सा है, तो भुलक्कड़ में ध्यान रखना अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है। घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा? अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है। अगर बात कर लें अंत में, अंतः जो शब्द है, अंतः जो प्रत्यय है, ये रटंत है, गढ़ंत है। आई में, चटाई में, लिखाई, पढ़ाई, इसमें क्या है? आई प्रत्यय है। आग की बात कर लें तो तैराक हो गया, चालाक हो गया, इसमें कौन सा प्रत्यय है? आग प्रत्यय है। ठीक है, आन की बात कर लें तो कटान हो गया, चलान हो गया, उड़ान हो गया। आप कहेंगे आन कैसे मतलब? देख, कट एक शब्द होता है, आन लगा दीजिए, कटान हो गया। चल एक शब्द होता है, आन लगा दीजिए, चलान हो गया। ठीक है, उड़ एक शब्द होता है, उड़ान में आन लगा दीजिए, प्रत्यय क्या हो जाएगा? उड़ान हो जाएगा। बात आई समझ में? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रावण जो शब्द है इसका पर्यायवाची नहीं है। ध्यान रखना, नहीं पूछ रहा है, ये मत कर देना कि नहीं पूछ रहा है कि रावण का पर्यायवाची, नहीं पूछ रहा है। तो द्विज, लंकेश, लंकापति, दशानन। तो द्विज किसका पर्यायवाची है लल्ला? तो ध्यान रखना, द्विज जो है ये किसका पर्यायवाची है? ये ब्राह्मण का पर्यायवाची है। लंकेश, लंकापति, दशानन, ठीक है, 10 शीत, 10 कंद, 10 वदन, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब आपके रावण के पर्यायवाची हैं। द्विज किसका है? द्विज, तो द्विज जो है ये ब्राह्मण का पर्यायवाची है। ब्रह्मज्ञानी जिसे कहते हैं, वेदविद जिसे कहते हैं, साथ ही साथ ध्यान रखना पंडित जिसे कहते हैं, ध्यान रखना विप्र जिसे कहते हैं, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब आपके लल्ला जो है द्विज के पर्यायवाची हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। उत्तीर्ण शब्द में कौन सी संधि है? तो उत्तीर्ण शब्द में बात कर रहा है, तो उत्तीर्ण शब्द में व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि ध्यान रखना, जो किसी स्वर में से मेल होने पर जो परिवर्तन हो जाए उसी को हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिग, धन, गज, दिग्गज, शरत, धन, चंद्र, सरचंद्र, उदधर, उत्तीर्ण, उत्तीर्ण, ये सब क्या है? ये सब जो है व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। नमक और मिर्च में समास कौन सा है? नमक और मिर्च में समास कौन सा है? द्वंद्व समाज, कर्मधारय समाज, अव्ययी भाव समाज या बहुव्रीहि समाज? ठीक है, नमक और जो है मिर्च में, तो नमक और मिर्च में बात करने लल्ला तो इसमें ध्यान रखना द्वंद्व समास है। अच्छा, द्वंद्व समाज को पहचानने का तरीका क्या है आपको बता दें, तो द्वंद्व समाज को पहचानने का सबसे सरल तरीका क्या है? जब कभी भी योजक चिन्ह दिख जाए, ठीक है, दो शब्दों के बीच में जब कभी भी योजक चिन्ह दिख जाए तो वहाँ पे आपका द्वंद्व समाज हो जाता है। आई बात समझ में? अगर बात कर लें जैसे रात दिन हो गया, ठीक है, क्या हो गया? रात दिन हो गया, माता पिता हो गया, भाई बंधु हो गया, दिन दोपहर हो गया, ये सब क्या है? ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। कर्मधारय समाज की बात कर लें बच्चा, जब किसी चीज़ की जो है विशेषता बताई जाए, जैसे चरण कमल, चरण कमल, जो चरण है वो कमल के समान है। चंद्रमुख, चंद्र के समान जिसका मुख हो, क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये आपका जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। जहाँ पर विशेषता बताई जाए, अव्ययी भाव समास की बात करें, जब भी आपको उपसर्ग वाले शब्द दिख जाएं तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कैसे? भर पेट, अगर बात करें लल्ला अव्ययी भाव समास की तो भर पेट, ठीक है, भर पेट। अब भर पेट, पेट है, पेट के आगे उपसर्ग भर लगा, क्या हो गया? भर पेट हो गया। अनुज श्रेष्ठ, श्रेष्ठ है, अनु उपसर्ग लग जाने से क्या हो जा रहा है भैया? अनु उपसर्ग लग जाने से लल्ला ये क्या हो जा रहा है? अनुज श्रेष्ठ हो जा रहा है। आई बात समझ में? बात करते हैं बहुव्रीहि समास की। जब हम समास विग्रह करते हैं तो इसमें क्या होता है? समास विग्रह करने पर लल्ला ध्यान रखना इसका अर्थ बदल जाता है। जैसे दशानन, 10 शीशों वाला, मतलब रावण को कहते हैं 10 शीशों वाला, ठीक है, अर्थ बदला।
त्रिनेत्रधारी भगवान शिव को कहते हैं। आई बात। वंशीधर, वंशी को धारण करने वाला कौन है? भगवान कृष्ण है। चक्र सुदर्शन चक्रधारी मतलब विष्णु जी के लिए है। ठीक है, तो ऐसे ही जिसमें समास विग्रह करने पर अर्थ बदल जाए वो आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नमक मिर्च में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। एक चीज यहाँ पे अगर बात आई है, द्वंद्व और द्विगुण, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। द्विगुण क्या होता है अल्लाह? जब भी संख्यावाचक शब्द आ जाए, जैसे चौराहा हो गया, ठीक है, जब भी संख्यावाचक शब्द देखने को मिल जाए तो आपका द्विगु समास हो जाता है। तत्पुरुष समाज भी बता दे रहे हैं। तत्पुरुष समाज में क्या है आपका? तत्पुरुष समाज में आपका आता है अल्लाह कि जितने भी कारक चिन्ह दिख जाएं समास विग्रह करने पर, ठीक है, वहां पे आपका क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए क्या होगा? अग्नि का विशेषण क्या होगा? अग्नि का विशेषण क्या होगा? अग्निकार, आग्नेय, अग्निकृत, अग्निवेश। तो अग्नि का जो विशेषण है भैया ये क्या हो जाएगा? आग्नेय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आग्नेय जो है ये अग्नि का विशेषण हो जाएगा, ध्यान रखना लल्ला। ठीक है, अब विशेषण कहते किसे हैं? अगर हम इसकी बात कर लें लल्ला तो ध्यान रखना, किसी भी विशेषण की बात करें, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब कहेंगे तो फिर विशेष्य किसे कहते हैं? जिस संज्ञा व सर्वनाम के शब्दों की विशेषता बताई जा रही हो उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो प्रविशेष किसे कहते हैं? तो प्रविशेषण कहते हैं भैया। विशेष शब्द की भी एक विशेषता बताने वाली शब्द होता है, उसे हम प्रविशेष कहते हैं। जैसे उदाहरण भी हम लेते हैं, जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है। क्या है भैया? राम, एक मिनट, राम बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, राम बहुत अच्छा लड़का है। आई बात समझ में? यहां पे अजय क्या है? अजय क्या है? विशेष्य है, क्योंकि अजय की ही विशेषता राम की ही विशेषता बताई जा रही है। यहाँ पे राम क्या है? राम क्या है? विशेष्य है, क्योंकि राम की ही विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, और विशेषण क्या है? विशेषण अच्छा है। राम क्या है? अच्छा है। राम की विशेषण क्या बताई जा रही है? विशेषण में राम अच्छा है। और बहुत की क्या बताई जा रही है? बहुत मैंने क्या बताया? विशेषण शब्द की भी एक विशेषता है। अच्छा कितना? बहुत। ये क्या है? ये आपका प्रविशेषण है। आई बात समझ में? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हलवाई कैसा शब्द है? हलवाई कैसा शब्द है बताइए? तत्तम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, बताइए हलवाई कैसा शब्द है? तत्तम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, और जो संस्कृत से मिलकर बने शब्द होते हैं हिंदी में वो तत्भव होते हैं, जो संस्कृत से मिलकर बने शब्द होते हैं हिंदी के। ठीक है, और देशज क्या है? जो देशी बोलचाल वाले भाषा होते हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द क्या है? जो बाहरी के शब्द हैं, ठीक है, उसे हम विदेशज शब्द कहते हैं। तो हलवाई कैसा शब्द है? बात आई है, तो हलवाई आपका एक विदेशज शब्द है, ध्यान रखना। क्या है भैया? विदेशज शब्द है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं तत्तम की। जैसे आलस्य, अश्रु, ध्वनि, ओष्ठ, मुख, दुग्ध, अंध, ये सब क्या है? ये सब संस्कृत के शब्द हैं, तत्तम हो गए। तद्भव की बात करें, अगाड़ी, अगड़ी, खीर, अखिया, अगिका, खुजली, अगीठा, ठीक है, आंसू, अश्रु क्या है? संस्कृत है। आंसू क्या है? आपका तद्भव है, ये चीज ध्यान रखना। देशज में क्या है? लोटा, कटोरा, डोंगा, डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, चौखट, पगड़ी, ये सब कैसे शब्द हैं? ये सब आपके देशज शब्द जो आम चाल की बोल भाषा में गाँव की जो शब्द होते हैं। ठीक है, विदेशज शब्द क्या है? इरादा, इशारा, हलवाई, दीदार, चश्मा, डॉक्टर, हॉस्पिटल, इलाज, बम, ये सब कैसे शब्द हैं? ये सब के सब विदेशज शब्द हैं। आई बात समझ में? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, बताइए हेमकीर्तनी किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। किसकी? माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो है रचना है। अब बात आई है राहुल संगीतान, निराला और महादेवी वर्मा की। तो ध्यान रखना, अगर हम माखनलाल चतुर्वेदी की अन्य रचनाओं की भी बात अगर हम कर लें तो आप देख सकते हैं, जिसमें आपका जो है हिम तरंगिणी है, ठीक है, हिम कीर्तनी है जो मैंने आपको बताया, और इसके बाद युग चरण है, स्पर्श, मरण ज्वार, माता वेडू, वेडू लोगूज, धरा, ये सब किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। राहुल संगीतान की जो रचना सबसे ज़्यादा पूछती है, किन्नर देश की ओर, चीन में क्या देखा, मेरी लद्दाख यात्रा,
ठीक है, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा और मेरी लद्दाख यात्रा, ये दोनों रचनाएं आपकी काफ़ी बार पूछी गए हैं। ठीक है, निराला की बात करें तो गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, ये सब किसकी रचना है? ये सब आपके जो है निराला जी की है। महादेवी वर्मा की बात करें तो निहारा, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीप शिखा, पद के साथी, अतीत के चलचित्र, ये सब किसकी है? आपकी महादेवी वर्मा की है। ठीक है, बात आई समझ में? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए विकल्पों में से ग्रामगत में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव। बताइए, ग्रामगत में कौन सा समास है? तो ग्रामगत में कौन सा समास है? कर्मधारय मैंने आपको बता ही दिया है, अव्ययी भाव मैंने आपको बता ही दिया है, द्वंद्व समास मैंने आपको बता ही दिया है। ग्रामगत में आपका तत्पुरुष समास है। कौन सा? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास की विशेषता क्या है? मैंने आपको बताया था, जब भी आपको समास विग्रह करने पर कारक चिन्ह दिख जाए तो वहां पे आप आंख बंद करके क्या करेंगे? तत्पुरुष समास लगा देंगे। अच्छा, कारक चिन्ह कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। को, से, के, लिए, से, का, की, में, पर आदि का लोप चिन्ह हो समास विग्रह करने पर तो वहां पे आपका तत्पुरुष समास हो जाता है। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, कारक चिन्ह है। दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला, को कारक चिन्ह है। शरणागत, शरण को आया हुआ, को जो है आपका क्या है? कारक चिन्ह है। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, से क्या है? कारक चिन्ह है। तुलसीकृत, तुलसी तो के द्वारा किया हुआ, ये इसमें क्या है? आपके द्वारा भी आता है, तो ये क्या है आपका जो है कारक चिन्ह है। तो ये तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास को याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब भी समास विग्रह करने पर हमें कारक चिन्ह देखने को मिल जाए तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुंदर और सुजीला मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? सुंदर और सजीला है, सॉरी, सुंदर और सजीला मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? तो सुंदर और सजीला जो है मुहावरे का अर्थ है अंगूठी का नगीना। ठीक है, अंगूठी का नगीना, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अंजर, पंजर ढीला होना, क्या हो जाता है? शरीर ठिठला होना या बहुत थक जाना। अंगूर खट्टे होना जिसे हम कहते हैं तो असफलता पर पर्दे डालना। अंगूठे पर मारना क्या हो जाता है? किसी भी प्रकार की चिंता ना करना। बात आई समझ में? बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। श्याम सोता है में क्रिया है। श्याम सोता है में क्रिया है, बताइए। श्याम सोता है में क्रिया क्या है? ऋणार्थक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है या द्विकर्मक क्रिया है? श्याम सोता है में कौन सी क्रिया है? ऋणार्थक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है? बताइए। तो श्याम सोता है, इसमें क्या है? इसमें सॉरी 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 एक मिनट आप सॉरी माफी चाहेंगे, हमको थोड़ा सा नेट बंद करना पड़ेगा, सॉरी दोस्तों। श्याम सोता है में कौन सी क्रिया है अगर पूछ ले तो अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, ध्यान रखना। श्याम सोता है में कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है, बात आई समझ में? अकर्मक क्रिया क्या है यहाँ पे बात आती है। तो अकर्मक क्रिया ध्यान रखना, जहाँ क्या, किसे, किसको इत्यादि के प्रश्न जब ना मिले तो वहां पर क्या होता है? अकर्मक क्रिया होता है। ठीक है, जैसे उल्लू दिन भर सोता है, गीता गाती है, बच्चा खेलता है। बात आई समझ में? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। परिचर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पिता, तात, वालिद या सेवक। पिता, तात, वालिद या सेवक, तो क्या हो जाता है? सेवक हो जाता है जो है परिचर का पर्यायवाची। पिता का पर्यायवाची क्या क्या होता है? जनक, जनपिता, बाप, बापू। ठीक है, जन्मदाता, पितृ, ये सब किसके हैं? आपके पिता के पर्यायवाची है। और सेवक का क्या है? नौकर, चाकर, दास, परिचारक, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? आपके सेवक के पर्यायवाची हैं। घर का बहुवचन रूप क्या होता है? घरों, घर, घरे या घराएं। तो घर का बहुवचन रूप क्या होता है भैया? घर ही होता है। क्या होता है? घर ही होता है। बात आई समझ में? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक वचन बहुवचन क्या होता है? जब शब्द के
रूप में एक वस्तु का बोध हो तो एक वचन हो जाता है, जैसे गाय, बच्चा, स्त्री, नदी, ठेला, गाड़ी। और बहुवचन क्या है? जब शब्द के जिस रूप में एक से अधिक वस्तुओं का बोध हो तो वहाँ क्या होता है? बहुवचन होता है। जैसे स्त्रियाँ, नदियाँ, ठेले, गाड़ियाँ, कपड़े, ये सब क्या है? ये सब बहुवचन है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन विशेषण नहीं है? कुटिल, जटिल, कौटिल्य, कुरूप। विशेषण नहीं है पूछ रहा है। विशेषण मैंने अभी बताया, ठीक है, विशेषण मैंने अभी बताया। तो इसमें से विशेषण कौन सा है? आपका कौटिल्य क्या है? ये विशेषण नहीं है, ठीक है, कौटिल्य विशेषण नहीं है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रखना 4 प्रकार के। परिणामवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक और जो है सर्वनामिक विशेषण। ये विशेषण के प्रकार हैं, 4 प्रकार। परिणाम, गुण, संख्या, सर्वनामिक। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और ध्यान रखना कुटिल, जटिल और आपके कुरूप, ये तीनों क्या है? ये तीनों विशेषण है। जबकि कौटिल्य क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक। कौटिल्य क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आई बात समझ में? बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। दिए गए पश्चात शब्द का विलोम क्या होगा? तो पश्चात शब्द का विलोम जो होता है बच्चों, क्या होता है? ऑप्शन नंबर परकीय, प्राची, प्राचीन, पर्वात्य। तो पर्वात्य जो है ये आपका पश्चात शब्द का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए सही है। परकीय, प्राची और प्राचीन की अगर हम बात करें तो परकीय का क्या हो जाता है? स्वकीय हो जाता है। प्राची का क्या हो जाता है? प्रतीची हो जाता है। और प्राचीन का क्या हो जाता है? अर्वाचीन हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से तालव्य व्यंजन का चयन कीजिए। तालव्य व्यंजन, ठीक है, तालव्य व्यंजन। त थ द, त थ द ध, ट ठ ड ढ, च छ ज झ य स, प फ ब भ म। तो तालव्य व्यंजन च क्या है? ये आपका तालव्य व्यंजन है, ठीक है। झ क्या है? तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। तो आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर ए त थ द क्या है? ये दंत है, दंत। त थ, जब दंत से दांतों के बीच से जब उच्चारण हो, देखो त थ द, ट ये क्या है? मूर्धन्य, जिसमें आपके ओठ अगर ट बोलेंगे तो आपकी जो जीभ के आगे का जो भाग है वो मुड़ जाता है, ट ठ, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मूर्धन्य हो गया। प फ क्या ऐसे हैं? ओठ, जिनका उच्चारण स्थान ओठ से होता है। कहाँ से होता है? ओठ से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में सर्वनाम है जो सभा, मनुष्य या हिमालय। सर्वनाम है, बताइए। जो, सभा, मनुष्य, हिमालय। तो जो शब्द क्या है? ये आपका सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ? 1 के साथ, ठीक है। अब कहेंगे सर्वनाम क्या होता है? तो सर्वनाम बच्चों संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। ध्यान रखना ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और आपके निजवाचक सर्वनाम। कितने? पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और निजवाचक। टोटल 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा गया सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं तो आप आंख बंद करके कह दीजिएगा कि 6 प्रकार के होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका आता है जीएस से। आपके 20 प्रश्न मैंने हिंदी के करा दिए हैं। 20 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 21वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A डैश का अधिकार प्रदान करता है? काम का, गोपनीयता का, समानता का, शिक्षा का। बताइए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A जो है किसका अधिकार प्रदान करता है? तो ये शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ? जो है 4 के साथ। अब आप कहेंगे कि मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार और अनुच्छेद के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी देना चाहते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मौलिक अधिकार की बात करें, समानता का जो अधिकार है वो 14 से 18 के संबंधित अनुच्छेद में है, समानता का। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 से लेकर स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है।
शोषण के विरुद्ध का जो अधिकार है 23 से 24 के बारे में बताया गया है। 23 से लेकर 24 का जो अनुच्छेद है, 23 और 24, इसमें जो है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार बताया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में बताया गया है। ठीक है। सांस्कृतिक और शैक्षिक का अधिकार जो है 29 से 30 में बताया गया है। संवैधानिक उपचार का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में बताया गया है। ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? और अब जो है ध्यान रखना बच्चों, इस योजना आयोग को नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि नीति आयोग, इसे कब जो है योजना आयोग का नाम जो है नीति आयोग के रूप में बदल दिया गया, कब? ये प्रश्न पूछ सकता है और पूछा भी गया है। तो अभी मैं इसको आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो योजना आयोग की स्थापना की बात करें लल्ला, तो ये कब हुआ था? 1950 में। कब हुआ था भैया? 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है। आपको बता दें, जो योजना आयोग है एक संस्था जिसे जो है पंचवर्षीय योजनाओं जो आपके हैं इसे तैयार करता है। कौन? योजना आयोग। अब योजना आयोग के बारे में बताएं तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश के आधार पर जो है योजना आयोग की स्थापना की गई। मुख्यालय कहाँ पे है पूछ ले तो योजना आयोग का तो नई दिल्ली में है। ठीक है। योजना आयोग केवल एक सलाहकारी निकाय है जो सलाह देता है। प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री पहले तो पहले अध्यक्ष। ठीक है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है। गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। 2014 में क्या होता है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब बनती है तो ये योजना आयोग को भंग कर दिया गया और अब जो है 2015 में उसके बाद से इसे नवगठित नीति आयोग के रूप में प्रस्थापित किया गया है। तो कब किया गया था? 2014 में भंग किया गया था, 2015 में इसे स्थापित नवगठित किया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम किससे जुड़ा है? सितार से, सरोद से, शहनाई से या बांसुरी से? बताइए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, तो आप देख सकते हैं फोटो में शहनाई बजाते हुए। ठीक है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे जो है 3 के साथ। ध्यान रखना 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1956 में संगीत नाटक अकादमी से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। कब? 1956 में। 2001 में भारत रत्न से। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करें इससे पहले हम ध्यान रखना बच्चों, कुछ कलाकार और उनको बजाने वाले या उनसे रिलेटेड जो यंत्र हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई के लिए, पंडित रविशंकर सितार के लिए प्रश्न पूछा भी गया है। हरिशंकर प्रसाद चौरसिया बांसुरी के लिए हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर के लिए हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन की बात करें तो तबला के लिए हैं। ठीक है। अभी हाल फिलहाल में उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन भी हुआ है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अमजद अली खान की बात करें तो सरोज से हैं। पंडित राम नारायण जो है ये सारंगी से हैं। उस्ताद अरशद अली खान तो द्रवीना से हैं। और टी.एच. विनायकर ये घातन से हैं। और रामनाथ वी राघवन ये मृदंग से हैं। ये चीज़ आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। PDF आपको फिर से बता दे रहा हूँ, आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यों में विधानमंडलों के संविधान की प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 168 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 168 में किया गया है। किसका प्रावधान किया गया है भैया? इसमें जो है अनुच्छेद जो है 168 में राज्यों के विधानमंडलों के संविधान का प्रावधान किया गया है। तो आप कहेंगे कि 167 में क्या है? तो 167 में अगर हम बात कर लें तो राज्यपाल को सहायता और सलाहकार देने के लिए मंत्रिपरिषद की बात की गई है। 164 में मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान दिए गए हैं। 165 की अगर हम बात करें तो राज्य के एक महाधिवक्ता होंगे, इसमें बात किया गया है। और अगर 167 की बात फिर से कर लें तो सूचना देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के लिए इसमें बात कही गई है। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। टूसू पर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का फसल उत्सव है? गुजरात का, सिक्किम का, कर्नाटक का या झारखंड का? तो ये कहाँ का है भैया टूसू? ये झारखंड का है। कहाँ का है भैया? झारखंड का पर्व है। ऑप्शन में हम जाएंगे किसके साथ?
4 के साथ। टूसू पर्व की बात कर लें तो ये चाय उत्पादक के राज्य असम, पूर्वोत्तर उड़ीसा, दक्षिण पश्चिम पश्चिम बंगाल और दक्षिण पूर्व झारखंड में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर देवी टूसू की पूजा की जाती है। और झारखंड की अगर हम बात कर ले अन्य जो है आपके जो है उत्सव के बारे में, तो करम उत्सव, होली और रोहिणी और टूसू यहाँ के प्रमुख उत्सव हैं। कहाँ के? झारखंड के। अब भारत के अन्य विशिष्ट उत्सवों की अगर हम बात कर लें तो ध्यान रखना, ये लिस्ट आप देख लीजिएगा, ज़्यादा इस पर हम टाइम नहीं देंगे, एक दो बता देने। आंध्र प्रदेश का जो पूछता है तो आंध्र प्रदेश का दक्कन महोत्सव पूछता है और ब्रह्मोत्सव पूछता है। उगादी ये भी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का रेहू, बोरी बूट, मायकोट ड्री पोगोटू, लोसर, ध्यान रखना। अरुणाचल प्रदेश का लोसर पूछता है आपसे, कई बार पूछा भी गया है लोसर, ठीक है। और आपका मुनापा उत्सव पूछता है, आपका सोलांग उत्सव पूछता है। ये सब कहाँ के हैं? आपके अरुणाचल प्रदेश के। असम की बात कर लें, अबुबाची, भोगाली बिहू, ठीक है। भोगाली बिहू कई बार पूछा है, कहाँ का है? असम का है। पटकाई ये भी कहाँ का है? असम का है। छठ पूजा आपको पता है बिहार का है, बिहुला भी बिहार का है। झारखंड की बात करें तो मागधी पुड़िया और बस्तर दशहरा ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। गोवा की बात कर लें तो सरवर्ण उत्सव और लादेन मांडो है, ठीक है। गुजरात की बात कर लें तो नवरात्रि, जन्माष्टमी, कच्छोत्सव ये सब कहाँ के हैं? उत्तरायण, जो 14 जनवरी को होता है। उत्तरायण को आपको बता दें कई जगह अलग अलग रूप से देखने को मिलता है। आई बात समझे। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कौन सी नदियां बहती हैं? कोयना नदी, घाघरा नदी, हुगली नदी या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बताइए कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बहती है? तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो घाघरा नदी आपका ये कहाँ बहती है? उत्तर प्रदेश में बहती है। अन्य नदियों के बारे में आइए हम डिटेल में देख लेते हैं। पहले घाघरा के बारे में जान लेते हैं। तो घाघरा नदी जो है कर्नाली नदी या गंगा नदी का मुख्य सहायक नदी मानी जाती है, इसी ध्यान रखिएगा। यह दक्षिण तिब्बत के ऊंचे पर्वत शिखर हिमालय से निकलती है। इसके बाद ये नेपाल से होकर बहती है और भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार में प्रभावित हो जाती है। और इसे ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। किसे? घाघरा नदी को। लगभग 970 किलोमीटर की यात्रा के बाद छपरा बिहार में ये गंगा नदी में ये मिल जाती है। कुल 1080 किलोमीटर की ये दूरी तय करती है घाघरा, ठीक है। कोयना नदी की बात कर लें तो कोयना जो दक्षिण की सहायक नदी है, पश्चिमी महाराष्ट्र में संतारा जिले के महाबलेश्वर से निकलती है। कौन? कोयना नदी। हुगली नदी की बात कर लें तो हुगली नदी, जिसे भागीरथी हुगली नदी भी कहा जाता है, भारत के पश्चिमी बंगाल में बहने वाली एक प्रमुख नदी मानी जाती है। कौन सी? हुगली नदी। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व? बताइए। तो ये कहाँ पे है भैया? ये झारखंड में है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे 1 के साथ। जनसंख्या से रिलेटेड कुछ फैक्ट को हम जान लेते हैं। तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है 2021 के अनुसार? झारखंड 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। गोवा की बात कर लें अगर जनसंख्या घनत्व तो 394 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। महाराष्ट्र की बात कर लें तो 365 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। गुजरात की बात कर लें 308 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के हिसाब से है जनसंख्या घनत्व, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कई विद्वानों का तर्क है कि टाइग्रिस यूफ्रेट्स घाटी के मेसोपोटामिया के लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता को डैश कहते थे। क्या कहते थे? तो मेलुहा कहते थे। क्या कहते थे? मेलुहा कहते थे। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट को हम देख लेते हैं। तो कई ध्यान रखना, मेसोपोटामिया जो है सभ्यता आज के इराक और कुवैत, ठीक है, कि टाइग्रिस और यूफ्रेटस नदी के तट पर बनी है। और आपको बता दें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो कांस्य युग की सभ्यता के रूप में जानी जाती है। किसे? सिंधु घाटी सभ्यता को, क्योंकि कांस्य का सबसे व्यापक अगर इस्तेमाल इसी समय में देखने को मिलता है। और साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे पहले कपास उगाने वाले थे। तो एक चीज प्रश्न बनता है, ध्यान रखना बच्चों, कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग सबसे पहले किस चीज़ की खेती की? तो कपास उगाने की खेती सबसे पहले, ठीक है, कपास, ध्यान रखना। उसके बाद गेहूं और जौ। पहले गेहूं, अगर गेहूं नहीं ऑप्शन में तो जौ। एक चीज़ भी ध्यान रखना आप एग्जाम के लिए, ठीक है। चावल की भी प्रमाण देखने को मिलते हैं, ठीक। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी पीटी उषा की आत्मकथा है? तो गोल्डन गर्ल जो है ये पीटी उषा की आत्मकथा है, गोल्डन गर्ल।
हाल फिलहाल के कुछ अगर आत्मकथा और खेल व्यक्ति की बात कर लें तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा क्या है, प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर की है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये कपिल देव की है। सनी डेज, ये सुनील गावस्कर की है। अनब्रेकेबल, ये मैरी कॉम की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह की है। एस अगेंस्ट आइडस, ये सानिया मिर्जा का है। प्लेइंग टू विन, साइना नेहवाल का है। ठीक है। द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह का है। तो ये सब किसके हैं आप देख सकते हैं, किताब, आत्मकथा और व्यक्ति हैं। ठीक है। मोहम्मद अली का आप देख सकते हैं दी ग्रेटेस्ट माई ऑन स्टोरी, किसका है, मोहम्मद अली का। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। जट जटिन या झिझियन नृत्य डैश के लोकप्रिय लोक नृत्य हैं, कहाँ का है भैया, तो जट जाटिन एक होता है, ये कहाँ का, बिहार का। ठीक है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ, ए के साथ जाएंगे। अब बात आई है लोक नृत्य की, तो हाल जो है कुछ राज्यों के लोक नृत्य आइए हम देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है। वीरानाट्यम, यही पूछा गया है। और साथ ही साथ ध्यान रखना डप्पू और तपेता और गुल्लो, ये सब पूछा। कोलट्टम, कोलट्टम को ध्यान रखना, अभी हाल फिलहाल के किसी एग्जाम में मैंने देखा था, कोलट्टम पूछा गया था, कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। असम का बिहू, बिछुआ, नटपूजा, नटपूजा आपका पूछा गया है, बिहू तो पूछा ही जाता है ज़्यादातर। ठीक है। काली गोपाल, बागुरुम्बा, नागा नृत्य, ठीक है। खेल गोपाल, कोनाई, ये सब कहाँ के हैं, असम के हैं। बिहार के आप देख सकते हैं कि झुमरी, पनवरिया, विदेशिया, कजरी और कजरी, ठीक है, लौंडा नाच, ये सब कहाँ के हैं, आपके बिहार के हैं। गुजरात की बात कर लें तो गरबा, डांडिया रास या टिप्पणी, जुर्नू, भाई, ये भवाई, ये सब कहाँ के हैं, आपके गुजरात के हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किस देश को दुनिया का कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है, कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है भैया, किसे, ब्राज़ील को कहा जाता है। ठीक है, ब्राज़ील को कहा जाता है। अब आइए हम देख लेते हैं, अगर उपनाम की बात आई है तो देश और उनके कुछ भारतीय शहरों से रिलेटेड कुछ उपनाम हैं, आइए उससे हम देख लेते हैं। जोधपुर को ध्यान रखना नीला शहर या सन सिटी कहा जाता है। ठीक है, जोधपुर को। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का बोस्टन कहा जाता है, भारत का डेनिम शहर कहा जाता है किसी, अहमदाबाद को। मुंबई की बात करें तो 7 द्वीपों का शहर, गेटवे ऑफ इंडिया, भारत की वित्तीय राजधानी, सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है, मुंबई को। बेंगलुरु की बात करें तो भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर बेंगलुरु कहा जाता है। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत की विज्ञान नगर कहा जाता है किसे, बेंगलुरु को। भारत का बगीचा कहा जाता है आपके बेंगलुरु को। भारत का सिलिकॉन वैली, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, तो बेंगलुरु को कहा जाता है। और भारत का जो है एक पूछता है कि मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है, ध्यान रखना। आगरा की बात करें तो भारत का प्यार का शहर या ताज का शहर, आगरा। कलकत्ता की बात करें तो खुशी का शहर पूछा गया है, प्रश्न आपके जीडी में, ध्यान रखना। खुशी का शहर पूछा गया है काफ़ी बार, कलकत्ता को कहा जाता है। भारत की सांस्कृतिक राजधानी कलकत्ता को कहा जाता है। महलों का शहर कलकत्ता, किलों का शहर कलकत्ता। ठीक है। नागपुर की बात करें तो संतरों का शहर, भारत की बाघों की राजधानी नागपुर। नासिक की बात करें तो अंगूरों का शहर। जयपुर की बात करें तो गुलाबी शहर। आई बात समझ में, बढ़ते हैं इसी बात पे अगले प्रश्न की तरफ। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है, तो ये हैं आपके अभिनव बिंद्रा हैं। कौन है भैया, अभिनव बिंद्रा है। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम 4 के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश राज्य की खेल है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य की खेल है, तो उत्तर प्रदेश का राज्य की खेल क्या है भैया आपका, हम जाएंगे किसके साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ, हॉकी है। ठीक है। अगर बात कर लें अन्य राज्यों के राज्य खेल की, राजस्थान का आपका बास्केटबॉल है, हरियाणा का कुश्ती है, मध्य प्रदेश का मलखम है, तेलंगाना का, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब का कबड्डी है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा का हॉकी है। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें लल्ला, तो पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड का फुटबॉल है, सिक्किम का तीरंदाज है, नागालैंड नागा और रेसलिंग, मणिपुर का पोलो है, केरल का फुटबॉल और वॉलीबॉल है, और कर्नाटक का जो है आपका केरल है। ठीक है, बात आई समझ में। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 1-2 प्रश्न बन सकते हैं लल्ला, हम नहीं कह रहे कि बनेंगे ही, बन सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस डैश पर था, सेवा क्षेत्र पर, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र पर, कृषि क्षेत्र पर या औद्योगिक क्षेत्र पर, तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर था। ऑप्शन नंबर जाएंगे किसके साथ, सी के साथ। अब बात आई है कि ये जो योजना है
प्रथम पंचवर्षीय, तृतीय पंचवर्षीय, तृतीय, चौथी, पाँचवीं, इन पांचों तो को हम देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछता है। तो पंचवर्षीय योजना कब? पहली पंचवर्षीय योजना ध्यान रखना 1991 से 1956, जवाहरलाल नेहरू थे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। कृषि का विकास प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, 5 साल तक के लिए होता है, ध्यान रखना। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे या अध्यक्ष थे, सॉरी, और वीटी कृष्णमाचारी इसके क्या थे? उपाध्यक्ष थे। तीव्र औद्योगिकीकरण क्या था इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। आई बात समझ में? चौथी, तीसरी, पांचवी आप देख सकते हैं। तीन में जो है जवाहरलाल नेहरू थे, उसके बाद आपके इंदिरा गांधी, फिर इंदिरा गांधी, ठीक। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। इसकी पीडीएफ आपको फिर से बता दे रहा हूँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान से जुड़ा हुआ है? गुड़ी पड़वा, बोनालू। गुड़ी पड़वा तो नहीं हो सकता भैया, बोनालू भी नहीं हो सकता है, माथू नारंगी भी नहीं हो सकता है, बोधी उत्सव ये आपका कहाँ का है? आपका राजस्थान से रिलेटेड है, ठीक है। अब बात आई है कि त्यौहार, तो हम आइए हम देख लेते हैं जो पूछते हैं आपके एग्जाम में। आंध्र प्रदेश की बात कर लें, दशहरा, उगादी, दक्कन महोत्सव, ठीक है, ये सब आंध्र प्रदेश के हैं। अरुणाचल प्रदेश की जीरो, संगीती समारोह, बूटी, ये सब किसके हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा आप देख सकते हैं। अभी मैंने ऊपर इस पर डिस्कस भी किया था, ठीक है, तो ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। गिद्धा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड। तो गिद्धा नृत्य शैली जो है ये पंजाब से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे एक के साथ, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। श्री ब्रह्मापुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। हाल और प्रमुख प्रसिद्ध मंदिर देख लेते हैं। जो पूछता है आपके जगन्नाथ आपसे पूछ ले तो पूरी उड़ीसा में है, बालाजी की तिरुपति पूछ ले तो चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश में है, सिद्धिविनायक पूछ ले तो मुंबई में है, काशी विश्वनाथ पूछ ले वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, राधा स्वामी नाथ मंदिर कहाँ पे? रामेश्वरम में है, सोमनाथ पूछ ले तो सौराष्ट्र में है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ? कलकत्ता पश्चिम बंगाल में, हुगली नदी के तट पर है, ध्यान रखना। केदारनाथ मंदिर कहाँ पे? रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में है, ठीक है। आपसे एक और मंदिर पूछता है, वाकई बिहारी मंदिर मथुरा में है, वृंदावन में, ठीक है। ये सब चीज़ आप ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। आज का जो अगला प्रश्न है, वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो आप समझ सकते हैं ये किसकी है भैया? ये है आपका जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे इसके साथ, डी के साथ। बहुत ही सम्मानित व्यक्ति, बहुत ही इनकी क्या ही कह सकते हैं, बहुत ही एक समाज के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया और अगर ना करते तो बहुत दिक्कतें थी। वास्तविकता है कि हम सब के लिए जो है बड़े ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आदरणीय हैं, वंदनीय हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है आपका भैया कौन सा है? ये है आपका राखीगढ़ है, ठीक है, राखीगढ़ है। हड़प्पा सभ्यता की अगर हम कुछ मैपिंग के तरीके से अगर हम देख लें, ध्यान रखना, तो हड़प्पा सभ्यता ये है अवस्थित कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, ठीक है। माटगोमरी में। खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी पूछ सकता है। वर्ष कब हुआ था? 1921 में हुआ था, ये भी पूछ सकता है। किस नदी के तट पर है? तो रावी और बाया तट पर जो है आपकी स्थित है, ठीक है, रावी के बाएं तट पर। मैप में देख सकते हैं आपकी, ये रहा आपका यहाँ पे हड़प्पा, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर मेरी कुछ गलती रही होंगी तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। कोशिश करेंगे आगे की क्लास में हम इसे सुधारने की और आपको कुछ और अच्छे से बेहतर देने के लिए। मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।